Dear students, you are welcome in my YouTube channel Study Zone by ZD Sir. Today we are consider the next topic of our physics chapter, magnetic effect of the current electricity. In last two videos we are discussing about the magnetic force and the solenoid. Today we are discussed about the magnetic field. जैसे जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वैसी कुछ फॉर्मुलेशन अपन मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में भी पढ़ेंगे. अर्लियर वी आर जस्ट टू बी डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, एफ मैक्सिमम की फॉर्मुलेशन पढ़ी थी अपन ने क्यू वी बी क्वाप की फॉर्म में. यदि अपन जनरलाइज करके फॉर्मुलेशंस लिखते तो क्या होता, Q इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी की फॉर्म में अपन लिखते, या फिर क्यू वी बी साइन थीटा. तो यहां से यदि आप b की वैल्यू कैलकुलेट करें देन b इक्वल टू एफ अपॉन ए क्यू वी. तो फॉर्मुलेशंस कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाई क्यू इंटू वी. तो आपको क्या मिल जाएगा आपके पास, इट इज टू बी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मुलेशंस पता हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स को भी अपन कुछ इसी टर्म्स में लिखते थे, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, और फिर यहां से अपन ई को कैलकुलेट करते थे तो अपन लिखते थे एफ अपॉन ए क्यू. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ए चार्ज. यहां पर चार्ज के साथ क्या आ गया, वेलोसिटी. बिकॉज ये वाला जो केस था वो क्या था, जब आपके पास वेलोसिटी नहीं थी. अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज टू बी मूविंग विद ए वेलोसिटी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा एज वेल एज ए मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. बट मैग्नेटिक फील्ड तभी होता है जब आपके पास चार्ज पार्टिकल कैसा हो, मोशन में हो. दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे v को कंसिडर किया. देन बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, b इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी. यदि आपको डिफाइन करना हो मैग्नेटिक फील्ड को तो ये जो क्वांटिटीज हैं q और v, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, 1 के इक्वेट कर दूंगा, 1 अज्यूम कर लूंगा, तो क्या फॉर्मुलेशन मिल जाएगी, b इक्वल टू एफ मैक्सिमम. इट मीन्स यदि अपन 1 कूलाम चार्ज को 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी उन पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के इक्वल होगा. तो यहां से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, f मैक्सिमम. डेफिनेशंस को अपन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में देखें तो क्या बनेगा आपके पास, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस is equal to the magnitude of the magnetic force acting on the unit charge moving with the unit velocity normal to the magnetic field at that point. Normal it means it is to be the perpendicular. जब ये perpendicular किसी भी magnetic field में unit velocity से unit charge मूव करेगा तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के इक्वल होगा. नेक्स्ट अपन बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट कितनी होगी आपके पास, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द टेस्ला और वेबर पर मीटर. ध्यान रखना यूनिट से रिलेटेड कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टेस्ला या वेबर पर मीटर किसकी यूनिट है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी. इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी अपन बोलते हैं, एंड मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं. यदि आपसे मैग्नेटिक इंडक्शन पूछे तो भी आपको सेम आंसर करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछे तो भी सेम ही आंसर होगा. इट मीन्स द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट अपन बात करते हैं बायो सावर्ट लॉ. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एटलीस्ट यहां से पूछा जाता है बायो सावर्ट लॉ. और ये ऐसा पेट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एग्जाम में पूछा जाता है. कभी भी शायद बोर्ड का ऐसा पेपर नहीं बना फिजिक्स का जिसमें बायो सावर्ट नाम नहीं हो. हियर वी आर कंसिडरिंग द बायो सावर्ट लॉ. एग्जैक्टली जब अपन ने गाउस लॉ पढ़ा था फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ वैसी फॉर्मुलेशन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे. हियर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग ए इनफाइनाइट लेंथ वायर, जिसमें आपने कोई भी एक करंट आई फ्लो कर रही है. इस पर्टिकुलर वायर का अपन ने एक लाइन से एक सेगमेंट लिया, लेंथ सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ द डीएल, उसके किसी पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी, जिस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. क्लियर. तो अब अपन बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड, here we are just to be considering the segment of that particular wire dl. that's why अपन b को किस फॉर्म में लिख रहे हैं, db, क्योंकि अपन
पहले इस पर्टिकुलर डीएल रीजन के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द डीबी। आफ्टर दैट अपन उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पूरे रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या फॉर्मुलेशन मिल जाएगी, कंप्लीट बी की फॉर्मुलेशन मिल जाएगी। देन डीबी इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में जितनी करंट फ्लो हो रही है वो क्या, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो आपने सेगमेंट लिया उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि आप सेगमेंट बढ़ा लेते हैं तो डीबी की वैल्यू ग्रेटर होगी, यदि आप सेगमेंट स्मॉलर लेते हैं तो इसकी वैल्यू स्मॉल होगी। नेक्स्ट डीबी इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ध्यान दीजिए पीछे भी अपन ने ऐसा ही कुछ पढ़ा था, बी साइन थीटा, वहां भी अपन कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट की बात कर रहे थे, यहां भी अपन सेम फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये फॉर्मुलेशंस क्या होगा, साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज dB is to be inversely proportional to 1 upon इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। जो आपने सेगमेंट लिया और जो पॉइंट कंसीडर किया उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। यदि अपन कंक्लूड करें चारों फॉर्मुलेशंस को तो डीबी इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वेट किया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया एंड दिस कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ध्यान देना जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तब अपन ने के कांस्टेंट ही एज्यूम किया था, पर उसकी वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या थी आपके पास, परमेटिविटी थी। यहां पर आपके पास म्यू नोट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ये आपके पास कहीं ना कहीं परमेबिलिटी को बता रहा है, उसकी चुंबकनशीलता को बता रहा है। देन फॉर्मुलेशंस, वहां पे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे ये किस में चला गया, डिवीजन में चला गया, तो ये ऊपर चला गया के इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, k इक्वल टू 10 टू पावर -7। यदि मैं यूनिट की बात करूं तो जब अपन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, dB इंटू आर स्क्वायर अपॉन आइडियल साइन थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये जो वैल्यू होती है, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज टू बी डिफाइंड फॉर द वैक्यूम। ये वैक्यूम या फ्री एयर की जब अपन बात करेंगे उसके लिए डिफाइंड होती है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, इट इज टू बी द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। उस आपके पास से जो फ्री स्पेस होगा, वैक्यूम होगा, उसकी परमेबिलिटी, चुंबकनशीलता कितनी होगी, 4 पाई इंटू म्यू नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि के किसके इक्वल है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और के की वैल्यू 10 टू पावर -7, तो म्यू नोट की वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है। अब यदि इसी चीज को अपन पर्टिकुलर मीडियम के लिए डिफाइन किए, क्योंकि जो आपके पास चाहे परमेटिविटी की बात कर लें या परमेबिलिटी की बात कर लें, दोनों मीडियम्स के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। दैट्स व्हाई द एंटायर फॉर्मुलेशन आर टू बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। So we are just to be considering this entire experiment is to be performed into a different medium. Then the formulation of dB is to be mu upon 4 pi, और we can represent in terms of the mu m. मीडियम के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास म्यू नोट था, यहाँ पे कितना आ गया, म्यू एम, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे म्यू आर क्या होगी, इट इज टू बी द रिलेटिव परमेटिविटी, और रिलेटिव परमेबिलिटी आपके पास किसके इक्वल होगी, म्यू अपॉन म्यू एम अपॉन म्यू नोट के इक्वल होगी। तो ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी साल एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है डिफाइन द रिलेटिव परमेटिविटी और परमेबिलिटी और द मीडियम ऑफ द परमेबिलिटी। नेक्स्ट अपन इसी बायो-सावर्ट की वेक्टर फॉर्मुलेशंस की बात करें तो बायो-सावर्ट की वेक्टर फॉर्मुलेशंस देखिए आपके पास क्या बनेंगी, बायो-सावर्ट की वेक्टर फॉर्मुलेशंस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास क्या है, कहीं ना कहीं एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये किस पे डिपेंडेंसीज होंगी, डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगी। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, आई आपके पास कैसी स्केलर क्वांटिटी है, इस पे कोई भी डीएल लेंथ सेगमेंट जो लिया, इट इज टू बी द वेक्टर क्वांटिटी। पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी पढ़ चुके हैं कि एरिया वेक्टर इज ऑल्सो, एरिया इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। देन अपन ने वही आर कैप की फॉर्म में, इट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस था, यदि आप आर कैप को लिखें इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर, किस टर्म्स में डिफाइन होता है, आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट अपन बात करें डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो तरीके की होंगी, या तो आपके पास क्रॉस या फिर डॉट की टर्म्स में। तो जब अपन क्रॉस की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब इस पेपर की मैं बात करूं तो इस पेपर के अंदर की तरफ जो डायरेक्शन होगी तो वो व्यक्त करने के लिए अपन क्रॉस लगाएंगे, और अपवर्ड ऊपर की तरफ व्यक्त करने के लिए अपन क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। किससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? आपके पास नो रूल्स होता है। इट मीन्स जैसे आपके पास यदि साउथ टू नॉर्थ की तरफ करंट कहीं फ्लो हो रही थी तो जो आपके पास कंपास होगा वो कंपास किधर होगा, ईस्ट और वेस्ट की टर्म्स में डाइवर्ट होगा। राइट हैंड थंब रूल ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया था। यदि अपन किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन राइट हैंड थंब में कहीं पकड़ें तो आपके पास फॉर्मुलेशन जो थंब होगी वो तो करंट की डायरेक्शन को, और जो आपके पास फिंगर्स होंगी उनकी रोटेशन की डायरेक्शन किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। लाइक यदि मैं इसको एक करंट कैरिंग कंडक्टर अज्यूम करता हूं और मैं इसको इस तरीके से पकड़ता हूं तो ये जो थंब की डायरेक्शन होगी ये तो करंट की डायरेक्शन आपके पास रिप्रेजेंट करेगा, और जो मेरी फिंगर्स रोटेट कर रही हूँ किसकी डायरेक्शन को बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। नेक्स्ट द राइट हैंड पाम रूल, ये भी कल अपन ने डिस्कस किया था। राइट हैंड पाम रूल कहीं ना कहीं आपके पास ये जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, जो आपके पास थंब की जो डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और इसके सराउंडिंग में जो फील्ड लाइंस रोटेट हो रही है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब ये थंब तो किसको, बी की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फील्ड लाइंस आ रही हैं, और इसकी जो आपके पास पाम के सराउंडिंग में जो अपन घूम रहे हैं वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शंस को। नेक्स्ट वन इज द मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। एग्जैक्टली जब अपन किसी भी स्क्रू को टाइट या लूज करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में मूव करता है। हियर वी आर कंसीडरिंग कि द मोशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्क्रू की जो मोशन की डायरेक्शन है इट इज टू बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो उस फॉर्मुलेशंस में जब आपको लूज कर रहे होंगे तो वो क्या करेगा, बाहर की तरफ आएगा तो डायरेक्शंस क्या होगी, आउटवर्ड होगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। यदि आप उसको टाइट कर रहे होंगे तो वो किधर जाएगा, अंदर की तरफ, तो आपके पास करंट की डायरेक्शन यदि अंदर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब क्या फॉर्मुलेशंस बनेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इनरवर्ड होगा। नेक्स्ट वी आर कंसिडरिंग द टू स्पेशल केसेस हियर, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 180। किसके लिए, जो अपन ने बी का फॉर्मुलेशंस पढ़ा था तो अपन को पता है साइन थीटा से रिलेटेड है डायरेक्टली, तो साइन 0 है, साइन 180 इक्वल टू 0। इट मीन्स जब भी अपन किसी पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको डायरेक्शंस को ऑलवेज परपेंडिकुलर की टर्म्स में डिराइव करना है। आगे अपन बायोसावर्ट से रिलेटेड 2-3 डेरिवेशंस देखेंगे, उनमें आपको हमेशा परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व करना है। थीटा इक्वल टू 90 तो बी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समेशन आई डी एल आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यदि अपन आर वेक्टर की फॉर्मुलेशंस को हटाना चाहें तो फॉर्मुलेट बेसिक फॉर्मुलेशन क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो रहा आपके पास बेसिक फॉर्मुलेशंस ऑफ द बायोसावर्ट। यदि क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द बायोसावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्मुलेशन और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द बायोसावर्ट लॉ, तो बायोसावर्ट एग्जैक्टली आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी आर कंसिडरिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोसावर्ट लॉ। एप्लीकेशंस जैसे मैंने पहले भी बोला, अपने पास 3-4 एप्लीकेशंस की फॉर्मुलेशंस बनेंगी, और ये जो फॉर्मुलेशंस होंगी इन्हीं को अपन को कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना है। तो अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोसावर्ट लॉ में। फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर at a particular distance r. It means here we are considering the infinite length straight wire xy, आपने वायर कंसिडर किया, इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट O से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट वी विल ज्वाइन द एंड पॉइंट ऑफ द वायर्स विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इससे आपने दोनों ज्वाइन किए। नेक्स्ट वी आर कंसीडरिंग ए लाइन सेगमेंट, आपने यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है डीएल, ये लाइन सेगमेंट लिया है पॉइंट ए और बी के बीच का, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगा, और यदि एंटायर एंगल अपन फाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं देन दिस एंगल इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द डी फाई, बिकॉज अपन ने डीएल लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी फाई, और ये जो डिस्टेंस है इसको अपन ने आर कंसीडर किया, देन दीज एंगल्स आर टू बी कंसीडर्ड एज फाई 1 एंड फाई 2। ये लेंथ जो डीएल लाइन सेगमेंट आपने लिया है वो सेगमेंट आपके पास मिड पॉइंट ऑफ द वायर ओ जो आपने लिया सेंटर पॉइंट, उससे कितनी डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे। नाउ वी आर जस्ट टू बी स्टार्टेड विद ईच एंड एवरी डेरिवेशन सिमिलर टू द गाउस लॉ।
अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ। देन बायो-सावर्ट की डेफिनेशन रिप्रेजेंट करनी है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको डेरिवेशन स्टार्ट करना है। फर्स्ट वी विल कंसिडर द ट्राइंगल BOP। हियर द ट्राइंगल BO एंड P, दिस ट्राइंगल की अपन बात कर रहे हैं। देन एंगल कौन सा है, थीटा एंड फाई। देन थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ये वाला एंगल कितना है 90, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, दैट्स वाई एक 90 हो गया, तो द समीशन ऑफ द अदर टू एंगल्स आर इक्वल टू 90। यहां से आपने कैलकुलेट किया किसको, थीटा को, किस टर्म्स में, 90 माइनस से फाई। दोनों तरफ अपन ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाया साइन थीटा, कितना बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस फाई, तो साइन और कॉस में एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट अब अपन क्या करेंगे, आपको कॉस फाई कैलकुलेट करना है, तो कॉस फाई की वैल्यूज कितनी आएंगी, इसी से अपन ने किसको डिराइव किया, कॉस फाई को। तो कॉस क्या होगा आपके पास इन टर्म्स ऑफ द आर, ये आपके पास कौन सा है, बेस लाइन अपॉन ये आपके पास क्या, हाइपोटेनियस, तो अपन ने आर अपॉन आर की टर्म्स में डिफाइन किया, यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया, स्मॉल आर। क्योंकि यदि आप इस फॉर्मुलेशंस को देखें तो आपको रिक्वायर्ड क्या था, आर की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज तो हैं ही आपके पास, कहीं ना कहीं आई तो होगा ही, एक आपके पास डीएल के रेस्पेक्ट में ले लेंगे। तो अपन ने यहां से साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया, आर कैलकुलेट कर लिया, नाउ क्या कैलकुलेट करेंगे, डीएल। दैट्स वाई अपन ने क्या कैलकुलेट किया, टेन थीटा, क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल एल, बेस कितना है आर, तो कितना बन गया आपके पास स्मॉल एल अपॉन कैपिटल आर। यहां से स्मॉल एल की वैल्यू क्या मिली, आर इंटू टेन थीटा। आपको कैलकुलेट क्या करना था, डीएल, दैट्स वाई अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट किया एल को, तो क्या मिला, आर इंटू टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे फाई है तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर फाई डी फाई। हियर वी आर हैविंग द थ्री इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 साइन की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 स्मॉल आर की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 किसकी वैल्यू, डीएल की वैल्यू। नाउ ऑल थ्री वैल्यूज आर टू बी पुट इट डाउन इनटू द बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ। बेसिक फॉर्मुलेशन में जैसे ही आपने पुटअप की तो क्या फॉर्मुलेशन बन गया, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या आप चाहें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजीनेस बनाने के लिए के कांस्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, आई सेम एज इट इज। देन आपने डीएल की वैल्यू लिखी कितनी थी, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। देन आपने किसकी वैल्यू लिखी, एल की वैल्यू, सॉरी स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर इंटू सेक थीटा, कैपिटल आर इंटू सेक थीटा, तो इसका स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देन आपने किसकी वैल्यू लिखी, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, कॉस फाई, तो यहाँ पे अपन ने साइन थीटा की जगह पे क्या रख दिया, कॉस फाई। यहां से देखिए आपके पास सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर, ये किसकी वैल्यू आई, डीबी की। नाउ टू कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड वी आर जस्ट टू बी इंटीग्रेटिंग द डीबी। यदि आपको डीबी से बी बनाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एज पर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। जब भी अपन इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपको लिमिट्स रिक्वायर्ड होंगी, एंड द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, फाई 1 टू फाई 2। फाई 1 और फाई 2 एंगल्स हैं आपके पास कहीं ना कहीं उसी रेस्पेक्ट में, तो आपने स्टार्ट किया माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। ये माइनस फाई 1 और प्लस का फाई 2 क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि यदि आप बेसिक डायग्राम्स की बात करें तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेंगी, ये वाला जो एंगल होगा, एक बार तो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो एंगल कैसा होता है आपके पास नेगेटिव, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो एंगल आपके पास कैसा होता है, जब आप एंगल पॉजिटिव के टर्म्स में होता है। दैट्स वाई अपन ने इनको माइनस और प्लस के रेस्पेक्ट में लिया है। नेक्स्ट इंटीग्रेट किया, डीबी की वैल्यू पुटअप कर दी, आपको पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा की टर्म्स में होगा, तो कॉस फाई का कितना मिला, साइन फाई। लिमिट्स क्या है, माइनस फाई 1 से फाई 2, पुटअप किया तो फॉर्मुलेशंस कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई आर, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मुलेशंस आ गया किसका, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग कि फ्यू फॉर्मुलेशन जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट केस में, फॉर द इनफाइनाइट लेंथ वायर, यदि इस वायर की लेंथ को मैं इनफाइनाइट कर दूं एक्स और वाई पॉइंट्स की जगह, तो फाई 1 और फाई 2 दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, 90 डिग्री में। तो साइन 90 प्लस साइन 90 किस टर्म्स में आ जाएगा, साइन 90 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2, और अपन 2 से 4 कैंसिल आउट होकर 2 की टर्म्स में आ जाएगा। इसका मतलब जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो देखिए केस नंबर 2 आपके पास कैसे फॉर्मुलेट होगा यहाँ पे, वेन φ1 इक्वल टू 90 φ2 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक एंड को तो आपने इनफाइनाइट लेंथ का कर दिया, दूसरे को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मतलब एक तरफ से आपने उस वायर की लेंथ को फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ से इनफाइनाइट लेंथ का वायर रखा। तो ये फॉर्मुलेशंस ओके साइन 91। तो फॉर्मुलेशंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर। केस नंबर 3 की अपन बात करें तो अपन ने क्या लिया है, B is at perpendicular distance from the end of the current wire length L। लेंथ कैपिटल L का एक वायर जिससे परपेंडिकुलर कोई भी डिस्टेंस पे B लेना है, तो आपने परपेंडिकुलर लिया। तो अब इस केस में आपने φ1 को 0 और φ2 को φ के इक्वेट कर दिया। एक को 0 कर दिया क्योंकि आपने एक एंड को फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को आपने एक एंगल पे डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसका मतलब ये वाला जो एंड था वो तो किस पे, इसके 90 डिग्री पे, और ये वाला एंड क्या बना रहा है, फाई एंगल। दैट्स वाई B की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर साइन, फर्स्ट वैल्यू कितनी बनी 0 प्लस साइन, दूसरी वैल्यू φ2 की जगह फाई, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0, देन साइन फाई की टर्म्स में आ गया। यदि आपको यहाँ से साइन कैलकुलेट करें, R ये आपके पास कैपिटल R डिस्टेंस है, इस कैपिटल L इसकी लेंथ है, तो आपके पास यहाँ से फॉर्मुलेशन साइन फाई कितना बनेगा इन टर्म्स ऑफ द L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कैसे आया, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के टर्म्स में वैल्यू आ गई। तो B की वैल्यू कंक्लूड होके क्या आ गई, म्यू नॉट I L अपॉन 4 पाई आर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केस नंबर 4 की। यदि P इज टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ वायर, इसका मतलब जो पॉइंट P आपने लिया था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कहीं ना कहीं एक लाइन जो वायर है, स्ट्रेट वायर, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों ही जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स कितने होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल भी इक्वल बनाएगा। दैट्स वाई φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू फाई। तो फॉर्मुलेशंस अगेन वही, इट इज टू बी द कैपिटल L, इट इज टू बी द कैपिटल R। तो साइन फाई प्लस साइन फाई कितना हो गया, 2 साइन फाई, 2 कैंसिल आउट हो गया 4 से, तो क्या मिला, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर साइन फाई। नेक्स्ट आप साइन फाई की वैल्यू चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ केस, ऑन द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब ऑन एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। तो एक्सिस पे फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, फाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेशन था रिलेटेड टू द बायो-सावर्ट। अपन ने बायो-सावर्ट्स का बेसिक देखा, उससे रिलेटेड फर्स्ट डेरिवेशन देखा कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कंटेंट पार्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड डेरिवेशन की तरफ। सेकंड डेरिवेशन आपका कौन सा है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। यहां पर अपन ने क्या किया, सपोज आपके पास जो एक वायर था स्ट्रेट वायर, उसको आपने फोल्ड किया और रोल करके क्या बना दिया, एक सर्कुलर कोयल बना दिया। तो उसी वायर के दोनों एंड्स आपके पास ओपन है, इसको अपन ने इस तरीके से फोल्ड करके क्या बना दिया, एक सर्कुलर कोयल की फॉर्म में बना दिया। यदि एक सर्कुलर कोयल बन गई, इट मीन्स इट हैज ए पर्टिकुलर रेडियस, जिसको अपन ने किससे लिखा है, कैपिटल R। इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, अगेन I की फॉर्म में होगी। हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द सेम फॉर्मुलेशन, ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलर कोयल DL के रेस्पेक्ट में, देन इसी पर्टिकुलर के सेगमेंट के लिए अपन DB को कैलकुलेट करेंगे। यदि अपन सेंटर के रेस्पेक्ट में देखें तो ये ऑलवेज क्या होगी, इट इज टू बी परपेंडिकुलर। और ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपको जब भी डेरिवेशंस करने हैं बायो-सावर्ट के, तो परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में ही करने हैं। अगेन एज पर द बायो-सावर्ट लॉ, DB इक्वल टू म्यू नॉट I DL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। फॉर्मुलेशंस यही बनेगी आपके पास। अब ये जो फॉर्मुलेशंस है, इस फॉर्मुलेशंस को देखिए आप, बेसिक फॉर्मुलेशन से रिलेट करेंगे तो आपने क्या किस टर्म्स में लिखा, DL म्यू नॉट I इंटू म्यू नॉट I DL अपॉन 4 पाई साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, बाकी सारी फॉर्मुलेशंस वही है। B कैलकुलेट करना है, वी आर जस्ट टू बी इंटीग्रेटिंग द DB को इंटीग्रेट किया तो बाकी सारी चीजें तो फिक्स है, I 4 पाई म्यू नॉट R, क्योंकि रेडियस आपके पास एक सर्कुलर बन गई तो फिक्स हो जाएगी। सिर्फ क्या वेरिएबल है, DL, जो आपने लाइन सेगमेंट लिया इसका वो वेरी कर सकता है। देन DL को आप लेंगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी होती है, 2 पाई R। तो अपन ने इसकी वैल्यू पुटअप की कितना, 2 पाई R।
तो अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा म्यू नॉट आई, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो उसके पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल कितना आ गया आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इफ द कॉइल कंटेन n टर्न्स, यदि यही कॉइल आपके पास n टर्न्स कंटेन कर रही है तो आपके पास इस फॉर्मूले को किससे रिलेट कर देंगे, n से, क्योंकि ये जो फॉर्मुलेशन था ये एक टर्न एक घेरे के लिए था। जितने नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास बढ़ते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई होता जाएगा। यदि अपन ग्राफ की बात करें तो B इज टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, दैट्स वाई R के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। इसका मतलब यदि आप जितनी ग्रेटर रेडियस की सर्कुलर कॉइल बनाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। यदि मैं किसके साथ 1/r के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाना चाहूं तो 1/r के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये आपके पास क्या थे, बायो-सावर्ट से रिलेटेड 2 डेरिवेशंस थे। अब अपन चलते हैं थर्ड डेरिवेशन से, वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इट इज टू बी रिलेटेड टू द सेकंड डेरिवेशंस। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। आपके पास किसी भी पर्टिकुलर जो करंट कैरिंग कॉइल अपन ने लास्ट में ली थी, लास्ट केस में, उसी के एक्सियल पॉइंट पर अब अपन बात कर रहे हैं। इन लास्ट केस अपन ने उसके पर्टिकुलर सरफेस पे बात की थी कोई पॉइंट लेकर, यहाँ पर अपन ने एक्सियल कोई पॉइंट कंसीडर किया। अपन ने कंसीडर किया कि इसकी एक्सियल लाइन मतलब जो सेंटर में से पास होने वाली लाइन थी उस पर r डिस्टेंस पे, कितनी स्मॉल r डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट P कंसीडर किया। अब ये पॉइंट होगा, इस लाइन सेगमेंट से कोई एक एंगल बनाएगा अल्फा, सिमिलरली इधर भी लाइन सेगमेंट होगा तो इधर भी अल्फा बनेगा। ये डिस्टेंस आपने x अज्यूम की। अब यहां से इस वाले dl के लिए क्या होगा, db, और ये db कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। यदि आप लोगों को ध्यान हो तो जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन वायर के लिए डिराइव किया था तब भी कुछ ऐसी फॉर्मुलेशन की थी, वहां पर de की टर्म्स में था, यहाँ पे db। तो ये क्या बन गया, db, और इधर db डैश, तो इधर एक कंपोनेंट साइन अल्फा बन गया, दूसरा कंपोनेंट कॉस अल्फा, इधर भी साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्योंकि दोनों रेडियस r हैं तो दोनों के एंगल्स भी क्या होंगे, सेम। नाउ डेरिवेशन को अगेन वहीं से स्टार्ट करेंगे। db एज पर द बायो-सावर्ट लॉ, db इक्वल टू k i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब r और dl दोनों परपेंडिकुलर हैं, दैट्स वाई साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया i dl अपॉन r स्क्वायर। dv डैश इक्वल टू db, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है। अगेन ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये दोनों r इक्वल है, इट मीन्स दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, तो उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल होगी। देन b इक्वल टू कितना बनेगा, इन टर्म्स ऑफ द समेशन db साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखिए दोनों db कॉस अल्फा, db डैश कॉस अल्फा, कोस अल्फा वाले कंपोनेंट्स ने अपने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। कौन से इफेक्ट बचे, db साइन अल्फा और db डैश साइन अल्फा। दोनों db और db डैश इक्वल है तो किसके इक्वल आ गया, 2db साइन अल्फा। अपन ने यहाँ से db की वैल्यू पुटअप की इन टर्म्स ऑफ द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर साइन अल्फा। इसी को अपन फर्दर डिराइव करेंगे तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, db इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई dl। यहाँ से अपन ने किसकी वैल्यू पुटअप की, आपके पास r की वैल्यू। तो r की वैल्यू स्मॉल r कितना था, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे क्या था r स्क्वायर, दैट्स वाई क्या बन गया, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फिर अपन ने किसको इक्वेट किया, यहाँ पे क्या था साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू पुटअप की तो कितना r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए इधर पावर 1 है, इधर 1/2, तो कितनी हो जाएगी 3/2, 1 प्लस 1/2, एक और आधा कितना होता है 1.5, तो 3/2 की फॉर्म में आ गया। इधर अपन ने 4 पाई था, ये जो आपके पास समेशन dl को किस रेस्पेक्ट में लिखा, इन टर्म्स ऑफ द 2 पाई r। तो अब अपने पास फॉर्मुलेशंस क्या आ गई, b इक्वल टू म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन यदि नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे तो अपन कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मुलेशन क्या बनेगी, म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इन वेक्टर फॉर्मुलेशंस b वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कैप के टर्म्स में आ जाएगा। हियर वी आर कंसीडरिंग द फ्यू स्पेशल केसेज जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार सीबीएसई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ चुका है। इन फर्स्ट केस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल क्या होगा, x की वैल्यू 0। सेंटर पे बात करेंगे तो x की वैल्यू 0, यहाँ पे x 0 होते ही फॉर्मुलेशंस कितना आ गया, r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटा r क्यूब, ऊपर क्या था r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल आउट किया तो क्या बच गया r। तो ये वही फॉर्मुलेशन बन गई म्यू नॉट n i अपॉन 2r। क्लियर। नेक्स्ट
बी एट पॉइंट पी, यदि अपन पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं व्हेन एक्स इज टू बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, अपन ने ये माना कि जो अपन ने कॉइल कंस्ट्रक्ट की थी उसकी रेडियस से बहुत ज्यादा ग्रेटर डिस्टेंस पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसे अपन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर करेंगे, देन अपन क्या कर देंगे, आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आर को नेग्लेक्ट करते ही क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब की फॉर्म में आपके पास फॉर्मुलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट केस नंबर 3, P is at the distance equal to the half of the radius। ये डायरेक्ट फॉर्मुलेशंस में पूछा जा चुका है कई बार, सीबीएसई पूछ चुका है, आरबीएसई में भी एक बार पूछा जा चुका है कि प्रूव कीजिए कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल at the distance x equal to r by 2 it is to be equal to 8/5 of the center। यहां पर अपन को वही फॉर्मुलेशन x इक्वल टू आर बाई टू, क्योंकि इक्वल टू द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, तो जहां जहां x था वहां पे क्या पुटअप कर देंगे, r बाई टू। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर अपॉन 4, जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे 4 एलसीएम आ गया, आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर कितना मिला, 5 आर स्क्वायर अपॉन 4। 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल गया, 4/5√5, क्योंकि आर स्क्वायर के टर्म्स में था आर स्क्वायर, और इसका भी आपके पास क्या था इन टर्म्स ऑफ द पावर 3/2। तो आर स्क्वायर से आर क्यूब बचा, तो एक तो आर बच गया, 5 को सॉल्व किया तो 5 की पावर 3/2 किस टर्म्स में, 5√5। 4 आपके पास ऊपर चला गया, ये फॉर्मुलेट होके वैल्यू आ गई। इसको जब अपन ने सिंप्लीफाई किया कि x इक्वल टू आर बाई टू, पर फॉर्मुलेशंस कितनी आई, ये देखिए जो फॉर्मुलेशंस थी कहीं ना कहीं इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ द 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में थी। तो 8/5√5 फॉर्मुलेट होके क्या आ गया, बी सेंटर। बी सेंटर पे कितना आया था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये 4 किस में हो गया, 8 में। तो आपके पास क्या मिल गया कि सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड था उस करंट कैरिंग कॉइल के, उसका 8/5√5 टाइम्स कहाँ पे होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर होगा। यदि आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.72। नेक्स्ट एंड द लास्ट केस, if P is to be taken out at the surface when x equal to r, इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉइल के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो x की जगह पे क्या पुटअप कर देंगे, r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर की पावर 3/2 सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4√2r। तो हो सकता है आपसे केस नंबर 4 डिराइव करवा ले, केस नंबर 3 ऑलरेडी कई बार डायरेक्टली पूछा जा चुका है। यदि अपन ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपन ने डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखा, इनिशियली जो वैल्यूज थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर थी, तो ग्राफ इसी तरीके का होगा। x इक्वल टू आर बाई 2 पर क्या था आपके पास, जो फॉर्मुलेशंस थी 8/5√5 ऑफ द सेंटर, सेंटर पर मैक्सिमम थी आपके पास, सेंटर पर मैक्सिमम, देन उससे 0.72% उसका 72%। तो ये P1 और P2 आपके पास कौन से फॉर्मुलेशंस हैं, x इक्वल टू आर बाई 2 वाले। और उसके बाद में जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती गई इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। तो दीज आर द डेरिवेशंस रिलेटेड टू द बायो-सावर्ट। बायो-सावर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से क्लियर करना है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें,